नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 12 तारीख है। देखिए, कल जिस तरह से सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके छोटे भाई माहिर अल असद को फांसी की सज़ा सुनाई गई, उसके बाद जो है किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि क्या बशर अल असद को फांसी दे दी जाएगी और वो इस वक्त कहाँ हैं। हम ये सवालों के जवाब देंगे। देखिए, ये सवाल का जवाब आसान है कि वो कहाँ हैं। वो रूस में हैं और जब उनकी सरकार गिरी सीरिया से और शासन परिवर्तन हुआ तो वो रूस चले गए थे अपने भाई के साथ, माहिर अल असद के साथ वो रूस चले गए थे और अपने परिवार के साथ वहीं रह रहे हैं। अब देखिए, सीरिया की अदालत ने जिस तरह से फांसी की सज़ा सुनाई बशर अल असद को, उनके छोटे भाई को और उनके कज़न जो है बशर अल असद के मामा के बेटे अतीफ़ नजीब, इनको भी फांसी की सज़ा सुनाई गई। इसको लेकर जो पहले सवाल का जवाब है जो कई लोगों ने मुझसे पूछा, ईरान और रूस किसी कीमत पर बशर अल असद को फांसी नहीं होने देंगे, ना ही उनके परिवार के जो सदस्य रूस में हैं उनमें से किसी को फांसी हो पाएगी। यानी बशर अल असद रूस में है, ठीक है, उनकी सरकार हट गई सीरिया से और वो अब रूस में रह रहे हैं। और रूस में बताया जाता है कि वो अब डॉक्टर हैं, चूंकि पेशे से डॉक्टर थे वो और फिर उसके बाद सियासत में आए, तो अब वो रूस में भी डॉक्टरी का काम जो है वो मेडिकल प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे हैं। इस तरह की खबरें हैं वहाँ पे। किसी कीमत पर रूस और पुतिन जो हैं वो बशर अल असद को और ईरान भी फांसी नहीं होने देंगे। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं इस फैसले के दौरान जो बड़ी नोटिसेबल थी और जिसकी चर्चा होनी चाहिए। जो फांसी की सज़ा सुनाई गई, इसी दौरान कोर्ट ने बशर अल असद के मामा के बेटे अतीफ़ नजीब को भी फांसी की सज़ा सुनाई। बशर और माहिर दिसंबर 2024 में सरकार गिरने के बाद रूस चले गए थे और पुतिन ने उनको दोनों को जो है शरण दी हुई है और दोनों को सज़ा उनकी गैर मौजूदगी में सुनाई गई। लेकिन आतिफ नजीब को जनवरी 2025 में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें जब इस बार कोर्ट में पेश किया गया तो बड़ी गौर करने वाली बात थी कि उन्हें कैदी की वर्दी पहनाकर एक पिंजरे में, एक केज में, एक पिंजरे में कोर्ट में पेश किया गया, अदालत में पेश किया गया। और जब उन्हें फैसला सुनाया गया तो कई चीज़ें बड़ी नोटिसेबल थी। अगर आप देखें, जो तस्वीरें आपको मिले या वीडियो मिले, तो बशर के जो भाई हैं, कज़न भाई जो हैं, बशर अल असद के मामा के बेटे हैं अतीफ़ नजीब, इनके चेहरे पर कोई खौफ का भाव नहीं था। भले कोर्ट ने जो भी सज़ा सुनाई हो, फांसी की सज़ा सुनाई, लेकिन इनके चेहरे पर कोई भी डर का भाव नहीं था। इनको पिंजरे के अंदर रखा गया था, केज के अंदर, ताकि किसी तरह का हमला ना करें या पता नहीं जो भी वजह होगी। इसको देखने के बाद कई लोगों ने मुझसे ये कहा कि मयंक भाई, ऐसा इनको देख के जो है वो हमें सद्दाम हुसैन की याद आ गई। जिस तरह से सद्दाम हुसैन का प्रोसिक्यूशन हुआ था और आखिरी में जब फांसी की सज़ा सुनाई गई तो उसके बाद वो एक तो हंस रहे थे सद्दाम हुसैन, उनके चेहरे पर कोई डर का भाव नहीं था, वो हंसने लगे। और जिस तरह का आखिरी तक फांसी के तख्ते तक जब तक उनको ले जाया गया तो उनकी जो भी तस्वीरें सामने आई, उनके मन में डर का, कोई खौफ का कोई भाव नहीं था। तो वैसे ही चेहरे के एक्सप्रेशंस जो हैं वो बशर अल असद के जो कज़न भाई हैं अतीफ़ नजीब, इनके चेहरे पर भी देखने को मिले। अतीफ़ नजीब सीरियाई सेना में ब्रिगेडियर जनरल रह चुके हैं। वो ब्रिगेडियर जनरल थे बशर की सेना में। 2011 में वे दारा प्रांत में राजनीतिक सुरक्षा शाखा के प्रमुख थे। वह असद सरकार के सबसे बड़े अधिकारियों में से एक थे जिन पर मुकदमा चलाया गया। यानी बशर अल असद की जो सरकार थी, एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें बड़े ओहदे पर थे, ब्रिगेडियर जनरल रह चुके हैं। अतीफ पर आरोप है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए थे। जब बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ और प्रदर्शन शुरू हुए, जो कि शायद इतिहास में आपको पता ही होगा कि ईरान की तरफ से हमेशा ये बात कही जाती है कि अमेरिका और इजराइल, यानी मोसाद और CIA के बहकावे के बाद और CIA और मोसाद के ऑपरेशन के बाद वहाँ पर लोगों को भड़काया गया बशर अल असद के खिलाफ और वहाँ पर विद्रोह शुरू हुआ। ये कुछ कुछ वैसा ही कोशिश है जैसी ईरान में करने की कोशिश की गई। यानी जिस तरह से सीरिया से बशर अल असद को हटाया गया, वही फॉर्मूला ईरान में भी अपनाने की कोशिश की गई थी। और खामनेई साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके खिलाफ असंतोष भड़काने की कोशिश की गई थी। जो अब आप याद करें, इस साल की शुरुआत में जब प्रदर्शन हो रहे थे ईरान में, उसके पीछे बड़ी फंडिंग हो रही थी CIA की तरफ से, मोसाद की तरफ से, इसमें कोई शक नहीं। और ईरान की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि अमेरिका और इजराइल जो है वो इस असंतोष को, इस आंदोलन को भड़का रहे हैं और उनका मकसद किसी तरह से ईरान में असंतोष पैदा करके खामनेई साहब के एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को हटाने का है। ऐसी कोशिशें थी, लेकिन वो
फेल हो गई। ऑब्वियस सी बात है, ईरान में वो चीज़ नहीं हो सकती जो वेनेजुएला और सीरिया में हो सकती है। ईरान 30 साल वहाँ पर अली खामेनी साहब ने शासन किया और आज देखिए ईरान के 9 करोड़ लोग अपनी सेना के साथ खड़े हुए हैं। कुछ लोगों में जो असंतोष था थोड़ा बहुत, अब वो भी दूर हो गया है और वो भी अब सरकार के साथ खड़े हैं। ये एकजुटता है ईरान की, ये एकजुटता है ईरान के लोगों की, ये एकजुटता है ईरान की सेना की। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के सारे मंसूबे फेल हो चुके हैं। हॉर्मुज में फेल हुए, तेहरान के अंदर फेल हुए, फाइटर जेट्स तबाह हैं, बेस तबाह हैं। इससे बड़ी हार इतिहास में अमेरिका की नहीं हो सकती। और ये तो, इसको आप, किसी ने मुझसे कहा कि तो वियतनाम से भी बड़ी हार है, इराक से और अफगानिस्तान से भी बड़ा झटका लग गया है ईरान को अमेरिका में। और वाकई आप देखें ये बिल्कुल सच है, एक अकेला देश और यहाँ पे इतने सारे अरब देश मदद कर रहे हैं, इतने सारे देशों से हमले हो रहे हैं, इजराइल हमले कर रहा है, अमेरिका हमले कर रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर आ गए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ईरान को नहीं हरा पाए। और हरा क्या नहीं पाए, ईरान ने वो ठोका है साहब, पूरे 8-9 अरब देशों में वो ठुकाई हुई है अमेरिकन बेसिस की, कोई सोच नहीं सकता। तो देखिए प्लान वही था कि बशर अल असद के खिलाफ असंतोष भड़काया गया और उसके बाद उसकी फंडिंग की गई, मदद की गई, हथियार दिए गए। बशर अल असद हमेशा से ईरान के करीबी रहे, उनके विश्वास पात्र रहे, रूस के भी विश्वास पात्र रहे और हिजबुल्ला भी मदद करता रहा बशर अल असद की, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये एक एक्सिस ऐसा था जो पूरे रीजन में एक बड़ी ताकत था ईरान की और रूस की। लेकिन देखिए जिस तरह से रूस को युद्ध में उलझाया गया, यूक्रेन युद्ध में उलझाया गया, उसके बाद रूस का ध्यान जो है वो यूक्रेन की तरफ चला गया और जो मदद हो पा रही थी बशर अल असद की वो नहीं हो पाई। ये भी एक बहुत बड़ी वजह रही बशर अल असद की सरकार गिरने की। और ये भी एक बड़े प्लान का हिस्सा था कि रूस को जो है यूक्रेन में उलझाया जाए और धीरे से जो है बशर अल असद में तख्ता पलट कर दिया जाए सीरिया में। तो देखिए बात, ये प्लान बिल्कुल वैसे ही है जैसा ईरान में अपनाने की कोशिश की गई, लेकिन ईरान ना तो सीरिया है और ना वेनेजुएला है। ये बात तो लगता है अब तक समझ में आई गई होगी सबको। अब देखिए अतीफ नजीब जो हैं वो ब्रिगेडियर थे, तो उनके खिलाफ भी मुकदमा चला और ये बोला गया कि भाई जो प्रदर्शनकारी थे उनकी हत्याएं हुई, उसमें आपने आदेश दिए, आपके कहने पर ये हत्या हुई, इस तरह के आरोप लगाए गए उनके ऊपर। और अतीफ पर आरोप है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए थे और जब प्रदर्शन उग्र हुआ उस दौरान गृह युद्ध के दौरान, जो कि 2024 तक चलता रहा, करीब 5 लाख लोगों की मौत हुई, इस तरह के दावे होते हैं। अब देखिए ये बशर अल असद के खिलाफ और उनके भाई के खिलाफ, खासतौर पर बशर अल असद के खिलाफ किसी आपराधिक मामले में आया यह पहला फैसला है। इसके पहले उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं आया है, ये पहला फैसला आया है। दिसंबर 2024 में विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जा कर उनकी सरकार गिरा दी थी। इसके साथ ही 1971 से सीरिया पर शासन कर रहे असद परिवार का 53 साल पुराना शासन जो है वो खत्म हो गया था। और इसके बाद से सीरिया में एक बड़ा चेंज आया, देखने को मिला। देखिए अब हालात ये है कि सीरिया एक ऐसा स्टेट बन गया है जहां पर अमेरिका का भी इंटरफेरेंस है, इजराइल का भी इंटरफेरेंस है। अब रूस एक बार फिर वापस करने की कोशिश कर रहा है। जो नया समझौता हुआ है सीरिया की इस वक्त की सरकार के साथ कि 2 बेसेस रूस अब फिर से वहाँ बनाने जा रहा है, 2 मिलिट्री बेसेस वहाँ खोलने जा रहा है सीरिया में। यानी आप देखिए सीरिया में कभी स्टेबिलिटी आ नहीं पाई। बशर अल असद के हटने के बाद जो है, खैर उनके खिलाफ जब विद्रोह हो रहा था तब भी लगातार वहाँ हिंसा हो रही थी, लेकिन एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है अब तक सीरिया में नहीं बन पाई है। अब देखिए जब ये पूरा मूवमेंट हुआ बशर अल असद के खिलाफ, जो इतिहास का हिस्सा है, इस मौके का पूरा जब वो हुआ, विद्रोह चल रहा था, तो मौके का फ़ायदा उठाकर तुर्की के समर्थन वाले गुट ने उत्तर पश्चिमी प्रांत इदलिब में बड़ा हमला शुरू किया। कुछ ही दिनों में उन्होंने कई शहरों पर कब्जा कर लिया। 8 दिसंबर 2024 को जो विद्रोही थे और प्रदर्शनकारी थे वो दमिश्क पहुंच गए। विद्रोहियों के दमिश्क पहुंचते ही बशर अल असद अपने परिवार के साथ रूस चले गए, उनकी सरकार गिर गई और 53 साल पुराना उनका शासन जो है खत्म हो गया। अब देखिए उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है, लेकिन हकीकत यह है कि किसी कीमत पर रूस जो है बशर अल असद को फांसी नहीं होने देंगे, ये बात साफ है। अब सीरिया को लेकर कई सारे बड़े सारे एस्पेक्ट हैं, मैं अलग से एक वीडियो में चर्चा करूंगा। देखिए अभी कल एक खबर पे मेरी नज़र थी कि सीरिया में एक बताया जाता है कि अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जो कोई बशर अल असद बनाना चाहते थे, उस न्यूक्लियर प्लांट को डेवलप करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। और बताया जाता है कि वहाँ पर अब भी एक गुफा के अंदर जो है वो सीरिया का बशर अल असद का यूरेनियम है और उसको लेने के लिए अमेरिका और इजराइल अब एक जल्द ऑपरेशन कर सकते हैं।
इस तरह की खबरें कुछ जगह है, मैं इसको रिसर्च करके, थॉरो रिसर्च करके इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो करेंगे। लेकिन ये बड़ी अहम खबर है। क्या इसी तरह का कोई ऑपरेशन प्लान करना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप ईरान में भी, कि ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे, वहाँ से यूरेनियम लेके आएंगे? इस तरह की तमाम खबरें आपने देखी होगी। हालांकि वो हो नहीं सकता, कि ईरान की फौज ने साफ कह दिया है कि अगर यहाँ पे कदम रखोगे तो वो कदम पैर जो है काट दिए जाएंगे। तो अब हालात ये हैं, सीरिया तक हम सीमित रहेंगे, अभी ईरान पे नहीं जा रहे, कि बशर अल असद को फांसी की सज़ा, उनके भाई को जिस तरह से फांसी की सज़ा दी गई और उन्हें पिंजरे में लाया गया, अतीफ़ नजीब को, उसको देख के कई लोगों ने कहा कि सद्दाम की याद हमें आ गई इन्हें देखने के बाद। तो अब देखिए, इनको फांसी की सज़ा हो गई है, लेकिन वो रूस में है तो उन्हें फांसी की सज़ा नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन उनके मामा के जो बेटे हैं जो इस समय सीरिया में हैं, इनको फांसी की सज़ा है। इनको शायद गोली मारी जाएगी, इस तरह की खबरें हैं कि मौत का तरीका वहाँ पर गोली मार के दिया जाएगा। और देखिए, अब बशर अल असद एक इतिहास का हिस्सा है, लेकिन जब तक बशर अल असद रहे सीरिया में, तब तक ईरान रूस के साथ उनका सहयोग हमेशा जारी रहा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।